हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। वैसे आज की टॉपिक कुछ अलग है और मैं आपको बता दूं कि जेई 2026 में जनवरी अटेम्प्ट के अंदर फिजिक्स में कैसे 99 परसेंटाइल लाया जाए, उसके ऊपर ये टॉपिक है। वैसे आप थंबनेल भी देख ही चुके, तो आई विश कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सेशंस की बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार थी और हम लेकर आ गए। तो चलो, बिना देर की इस सेशंस को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारी इंडक्टेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, चलो, कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी, डायरेक्ट डेटाबेस बातें होगी जो आप भी जानते हैं कि डेटा जेई का डेटा क्या है और आप देख भी चुके हैं। तो उसी को एनालाइज करते हुए हम ये पूरा स्ट्रेटेजी बनाए। तो आप मुझे एक बात बताइए, जेई 2026 में कितने दिन आपके पास अभी फिलहाल बचे हैं? जुलाई की महीना अभी खत्म हो चुका, अभी आपके पास अगस्त, पूरा का पूरा अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। इसके बाद जनवरी में आपके पेपर है। जनवरी जनवरी की महीने में 20 से 30 के बीच में आपका पेपर होगा। तो अगर देखा जाए तो नवंबर नवंबर का जो महीना है, ये तो आपका प्री बोर्ड्स में ही निकल जाएगा 12th वालों के लिए। ड्रॉपर वालों के लिए ये बेनिफिट रहेगा क्योंकि उसके पास प्री बोर्ड्स की प्रेशर नहीं है। तो आपके पास लगभग, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, तो अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी में शायद कुछ दिन भी नहीं, 20 दिन, क्योंकि इधर अगर इधर भी अक्टूबर में दिवाली है, दशहरा है, उसमें भी आपका लगभग 15 से 20 दिन निकल जाए। मतलब अगर मोटा मोटी आपके पास माना जाए तो 4 महीने बचे हैं। तो इस 4 महीने में टोटल आपको 99 परसेंटाइल के लिए स्ट्रेटेजी बनानी। तो आपके पास टाइम कितना, ये 6 महीना अभी फिलहाल है, लेकिन अगर टैक्टिकली देखा जाए तो आपके पास 4 महीना बचे हैं। ठीक है, मतलब लगभग 120 दिन। अभी 120 दिन यहाँ पे तो हम इधर उधर की बातें करके इसको वेस्ट नहीं कर सकते, इसको हमें ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो पहले एक चीज और देख लेते हैं कि एनआईटी में, कोई भी एनआईटी में जाने के लिए कितना मार्क्स हमको चाहिए। क्योंकि जनवरी में अगर आप एक एनआईटी को सिक्योर कर लेते हैं जनवरी अटेम्प्ट में अच्छे परसेंटाइल लाके, तो आपके पास फरवरी का महीना जो होगा वो आप पूरा का पूरा फ्री हो जाएंगे जेई के प्रेशर से, क्योंकि आपके पास एक एनआईटी सिक्योर है। तब आप फ्रीली बोर्ड्स में ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में भी 75% क्राइटेरिया है। 75% नंबर आपको लाना पड़ेगा या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में आना पड़ेगा आपको। फिलहाल टॉप 20 परसेंटाइल तो सीबीएसई वालों के लिए है, लेकिन स्टेट बोर्ड्स में आपको 75% क्राइटेरिया चाहिए। तो अगर टीयर ऑन एनआईटी में सीएस ब्रांच चाहिए आपको, तो आपको 220 से ऊपर नंबर लाना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि टीयर वन एनआईटी उसकी प्लेसमेंट भी अच्छा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, एल्यूमिनियम बेस भी बहुत शानदार है। तो आपको नंबर भी बहुत शानदार लाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जो भी शानदार चीजें हैं उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टीयर वन एनआईटी जैसे कि एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल, वारंगल हो गया, एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गया। ऐसे एनआईटी में आपको सीएस ब्रांच अगर लेना है तो 220 से ऊपर आपको लाना पड़ेगा। और अगर टीयर वन एनआईटी में आपको कोई भी ब्रांच चलेगा, या केमिकल, या फिर मेटलर्जी, या फिर आपके मैकेनिकल, कोई भी अगर ब्रांच चलेगा, तो उस केस में भी आपको 175 नंबर से ऊपर लाना पड़ेगा, 175। ये मैं जनरल वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी। अगर किसी का रिजर्वेशन है तो उस हिसाब से उसका थोड़ा कम भी होगा मार्क्स। और टीयर टू एनआईटी में अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो आपको 200 प्लस नंबर चाहिए। टीयर टू एनआईटी कौन सा हो गया? एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी जोधपुर, फिर और भी एनआईटी है जो कि टीयर टू में आता है। वहां पे अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो 200 से ऊपर नंबर भैया आपको लाना पड़ेगा। दूसरी बात, टीयर टू एनआईटी में आपको अगर कोई भी ब्रांच चलेगा, मेटलर्जी, मैकेनिकल, फिर प्रोडक्शन, या फिर आपको केमिकल, कोई भी ब्रांच अगर चलेगा तो उस केस में आपको 150 से ऊपर नंबर लाना चाहिए, क्योंकि टीयर टू एनआईटी में भी भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 150 नंबर तो आपको किसी भी हालत में लाना ही पड़ेगा, अगर टीयर टू एनआईटी में कोई भी ब्रांच अगर आपको चाहिए हो तो। अब की बात हम बात कर लेते हैं टीयर थ्री एनआईटी के। टीयर थ्री एनआईटी में अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो उस केस में आपको 165 से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। टीयर थ्री, टीयर थ्री मतलब एनआईटी अगरतला, एनआईटी मिजोरम, इस वाले एनआईटी में अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो आपको उस केस में 165 से भी ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। और टीयर थ्री एनआईटी में अगर कोई भी ब्रांच चलेगा, या मेटलर्जी हो गया, या फिर आपका मैकेनिकल हो गया, कोई भी ब्रांच अगर चलेगा लोअर ब्रांच, तो उस केस में भी आपको 135 से भी ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। मतलब अब समझ ही चुके हैं कि 130 से नंबर अगर आपका कम हो गया जनरल वालों के लिए, तो फिर एनआईटी तो भूल ही जाओगे आप, एनआईटी नहीं होगा। फिर किसी तरीके से जेई एडवांस के लिए अगर कट ऑफ क्लियर हुआ तो आप एडवांस की तरफ फोकस कर सकते हैं। जनवरी वाले अटेम्प्ट में ये गलती मत करना, क्योंकि जनवरी वाले अटेम्प्ट में अगर आपके 130 के आसपास नंबर रह गया, मतलब 125 रह गया या 120 रह गया, तो आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फाइट मारो। और अप्रैल अटेम्प्ट में आप लगभग आपको 180 या फिर 180 प्लस या फिर 190 प्लस के लिए फाइट मारो। अगर वहां आ गया तो फिर एक एनआईटी तो सिक्योर हो गया। ठीक है, समझ आया? अब देख लेते हैं कि एवरेज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की डेटा क्या है। 2025 अप्रैल में 99 परसेंटाइल लाने के लिए एवरेज मार्क लाना पड़ा था 180। 180 मार्क्स पे अप्रैल अटेम्प्ट में 2025 में 99 परसेंटाइल आया था। वही 2025 की जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल के लिए 190 नंबर लाना पड़ा था। अब आप बोलोगे भैया अप्रैल अटेम्प्ट में तो कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, यहाँ पे कम है। देखो भाई, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ या फिर कैसे हुआ, लेकिन जनवरी 2025 में
टोटल कैंडिडेट बैठे थे 13 लाख। वही अप्रैल 2025 में टोटल कैंडिडेट बैठे थे लगभग 9.5 लाख। बाकी अगर आप हाल को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जनवरी वाले अटेम्प्ट से अप्रैल वाले अटेम्प्ट में ज्यादा बच्चे बैठते हैं। पर इस साल ये डाटा थोड़ा रिवर्स हो गया। यहाँ पे जनवरी में 13 लाख बैठे, लेकिन अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ 9.5 लाख ही बैठे थे, इसलिए थोड़ा नंबर घट गया। वही अप्रैल में 95% के परसेंटाइल के लिए को 105 नंबर लाना पड़ा था, और 90 परसेंटाइल के लिए 90 नंबर लाना पड़ा था। मैं ये एवरेज डेटा बता रहा हूँ आपको। मतलब किसी शिफ्ट में अगर क्वेश्चन इजी आया तो जाहिर सी बात है वहां पे सबका नंबर ज्यादा आया, तो ये नंबर भी ऊपर चला गया। और किसी शिफ्ट में अगर क्वेश्चन टफ आया तो वहां पे भी सबका नंबर नीचे आया, तो जाहिर सी बात है ये भी नीचे चला गया। मैं ये एवरेज डेटा आपको दे रहा हूँ। वही जनवरी वाले अटेम्प्ट में इसी साल 95 के लिए 120 नंबर लाना पड़ा था, और 90 परसेंटाइल के लिए 95 नंबर लाना पड़ा था। वही अगर आप 2024 में अप्रैल अटेम्प्ट को देखें तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल के लिए 210 नंबर लाना पड़ा था। मतलब समझ रहे हैं आप, टीयर 1 एनआईटी में अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो 220 नंबर से नीचे तो कोई बात ही नहीं। और आपके यहाँ पे 99 परसेंटाइल ही बन रही है 210 नंबर पे। मतलब भैया 99 परसेंटाइल से भी ऊपर आपको लाना पड़ेगा अगर आपको टीयर 1 एनआईटी में सीएस ब्रांच चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से 99 परसेंटाइल से नीचे आ गए तो टीयर 1 एनआईटी में आप तो सीएस ब्रांच भूल ही जाओ, सोचना भी मत उसके बारे में। तो ये डाटा आपकी दिमाग में फिक्स बैठ जाना चाहिए कि 220 से भी ऊपर नंबर हमें लाना पड़ेगा। अभी 2024 की अप्रैल में 95 परसेंटाइल के लिए 140 नंबर लाना पड़ा। ध्यान से देखें, डाटा को ध्यान से देखें। 140 नंबर पे 95 परसेंटाइल आया था 2024 में। वही 2024 की जनवरी में 120 नंबर पे ही 95 परसेंटाइल आया था। मतलब आप गैप को समझ सकते हैं, 20 नंबर का गैप है यहाँ पे। 20 नंबर का गैप, मतलब समझ रहे हो भैया। 5 सवाल, 5 सवाल को आपको सही करना पड़ेगा, फिर जाके सेम परसेंटाइल आएगी जो जनवरी और अप्रैल में अगर कंपेयर करें तो। फिलहाल जनवरी जनवरी वाले अटेम्प्ट में, 2024 की जनवरी वाले अटेम्प्ट में एक 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, वो एक ब्लंडर हुआ था। वहां पे 240 नंबर पे 99 परसेंटाइल बना था। 240 नंबर, मतलब समझ रहे हैं आप। और 95 परसेंटाइल के लिए भी इस वाले शिफ्ट में आपको 175 नंबर लाना पड़ा था। मतलब कंपटीशन समझ रहे हैं आप। क्योंकि उस शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा इजी साइड चला गया, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इजी साइड चला गया था, इसलिए ये मैसिव इंक्रीज आपको देखने को मिला। लेकिन बाकी शिफ्ट में थोड़ा नीचे भी गया था। अभी 2024 की जनवरी में ही अगर आप 1 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड वाले शिफ्ट की कंपेयर करें तो यहाँ पर 150 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन गई। मतलब आप समझ पाए कितना गैप, 90 नंबर का गैप। 2024 की 27 जनवरी की शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट और 1 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट के बीच में बराबर 90 नंबर का गैप। मतलब समझ रहे हैं आप, लगभग 20
20 नहीं भैया, 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन का गैप है। कंपटीशन समझ रहे हैं आप? कंपटीशन किधर जा रहा है? हालांकि 2025 में ऐसा नहीं हुआ, और 2024 की अप्रैल में भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये चीज भी हुआ था एक बार। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई दिन आपको भी देखने को मिल जाए, क्योंकि एनटीए पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते हैं ना भैया। एनटीए बोलने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन फिलहाल तो वो नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी है, कहीं पर भी कुछ भी उठा के फेंक देता है। तो आपको थोड़ा ध्यान से काम लेना पड़ेगा। फिलहाल आप अभी के लिए डेटा समझ और स्ट्रैटेजी बनाइए। ये सब नेगेटिव, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चीज होती रहती है, इसको आप अभी के लिए अपने जहन से उतार दीजिए। फिलहाल आपको जनवरी में एवरेज 205 नंबर पे 99 परसेंटाइल बनी थी, वही 95 परसेंटाइल 120 में बनी थी, और 90 परसेंटाइल 100 मार्क्स पे बनी थी। ये डाटा आप समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका टारगेट होगा 99 परसेंटाइल। अगर आपकी टीयर 1 एनआईटी में सीएस ब्रांच टारगेट है, तो आपको टारगेट करना पड़ेगा 99.5 परसेंटाइल, या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि उससे कम पे कोई बात नहीं बनेगी, फालतू की बात करनी है ही नहीं। 99.5 परसेंटाइल्स के नीचे टीयर 1 एनआईटी में सीएस ब्रांच सोचना भी बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि आप तो समझ ही रहे कंपटीशन किधर जा रहा है, मैसिवली इंक्रीज हो रहा है भैया। तो ठीक है, लाना पड़ेगा तो हम लाएंगे, हम भी कम है क्या? तो फिलहाल अभी हम स्ट्रैटेजी देखते हैं। अभी 4 महीना आपके पास बचे हैं, और आपको स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है, और स्ट्रैटेजिकली अगर आप आगे जाएं तो आपको बहुत बहुत कम प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। अगर आप स्ट्रैटेजिकली नहीं चले तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। फिलहाल ये तो समझ गए हम कि 99.5 परसेंटाइल में टीयर 1 एनआईटी में सीएस ब्रांच हमको मिल सकता है, मिल सकता है। अगर आप एनआईटी त्रिची, एनआईटी कलिकट, एनआईटी वारंगल की बात करें तो भैया 99.9, 99.8, 99.7 ये नंबर लाना पड़ेगा, जो कि होता है लगभग 270, 275, 280 नंबर। इतना नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो टॉप 3 एनआईटीज में सीएस ब्रांच मिल पाएगा। चलो अभी फिलहाल हमारा टारगेट 99 परसेंटाइल है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड मार्क्स कितने हैं भैया? आपने तो बता दिया 99 परसेंटाइल के नीचे बात बनेगी नहीं, तो मार्क्स भी तो बता के जाओ, कितने मार्क्स चाहिए? ठीक है भैया, सब बताते हैं, थोड़ा सब्र रखो, सब बताते हैं। जेई मेन में 99% के परसेंटाइल के लिए सेफ स्कोर क्या है? तो ये रहा भैया 99 परसेंटाइल के लिए जेई मेन का सेफ स्कोर। डाटा डाटा इवैल्यूएट करके मैंने ये निकाला है भैया। अब आप सभी को पता है 99 परसेंटाइल 190 नंबर पे लगभग आ जाता है, लेकिन मैं सेफ और साइड चलने के लिए 200 प्लस नंबर्स ले रहा हूँ। तो फिजिक्स में आपको 82 मार्क्स स्कोर करने हैं। अब बोलो फिजिक्स में क्यों भैया इतना? एक कॉमन सी बात है, फिजिक्स की क्वेश्चन जेई मेन में डुएबल होती, सभी करते हैं। वही केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट होता है, और मैथ टफेस्ट कैटेगरी में आता है।
टफ कैटेगरी में मैथ आता है। तो फिजिक्स जब डुएबल होगा तो सभी बच्चे करेंगे, और अगर सभी बच्चे करें तो नंबर भी सबके ज्यादा ही आएंगे और आपको भी करना पड़ेगा। तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको फिजिक्स में लाना पड़ेगा 82 नंबर्स। मतलब अगर आप 82 नंबर को ब्रेक डाउन करें तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 20 सवाल आप अगर सही करें तो आपको 80 नंबर मिलेगा, और वही अगर आप 21 सवाल सही करें तो आपको 84 नंबर मिलेगा। मतलब मोटा मोटी आप अगर पकड़ के चलिए तो 21 21 सवाल आपको सही करने हैं 25 में से, और बाकी के चार सवाल जो बचे हैं उसको आपको छोड़ना है। गलत नहीं करना है भैया, वो चार सवाल आपको छोड़ना है। अगर आप वो चार में से कोई भी गलत कर दिया तो आपको यहाँ से हर एक सवाल गलत करने के लिए -1 नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? वही केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो आपको 17 से 18 सवाल सही करने। मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूँ कि आप जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे सब सही करेंगे। अगर आपने एक भी गलत सवाल अटेम्प्ट किए तो उसके भरपाई आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो नेगेटिव मार्किंग से बचिए, ठीक है। और मैथ्स पे वही पे आपको लगभग लगभग 13 से 14 सवाल सही करने पड़ेंगे भैया। मैथ्स में 13 से 14 सवाल, केमिस्ट्री में देखे तो 17 से 18 सवाल, और फिजिक्स में 21 सवाल। इसको अगर आप जोड़ें तो लगभग ये यहाँ पे 21 और यहाँ पे 17, एक हो गया आपका 38, 38 और यहाँ पे 13, लगभग आपका 91, नहीं 51 से 52 सवाल आपको सही करने पड़ेंगे आउट ऑफ 75। क्योंकि मैथ एक टफ कैटेगरी पे माना जाता है, तो मैथ में थोड़ा आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना, मैथ टाइम टेकन है। यहाँ पे मैथ और फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन मैथ बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन है। मैथ को आपको आखिरी में करना पड़ेगा, स्कोरिंग पार्ट को आपको पहले निपटा देना पड़ेगा। 51 से 52 सवाल आपको सही करने पड़ेंगे विदाउट एनी रॉन्ग अटेम्प्ट, 75 में से। तो चलो आज हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में आपको 80 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे अगर आपको फिजिक्स में 99 परसेंटाइल सिक्योर करने हैं तो। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। फिजिक्स में अगर आपको 99 परसेंटाइल सिक्योर करनी है तो आपको 80 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, उसमें आपके साथ कोई सैक्रिफाइस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो उसी के चलते हमने प्रीवियस ईयर जो आया है उसमें एनालाइज करके कुछ डेटा हमने निकाला है, और टॉप 11 चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है जो कि 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए काफी है। तो ये रहा आपके सामने वो एनालिसिस। पहला नंबर पे आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने जब एनालाइज किया तो देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी हर एक साल, हर एक सेशन की, हर एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल गारंटीड है, मतलब आएगा ही आएगा। और मॉडर्न फिजिक्स, फिलहाल पिछले साल मॉडर्न फिजिक्स से थोड़ा वेटेज घट गया है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में पिछले साल को अगर आप छोड़ दें तो ये 3 से 4 क्वेश्चन का एवरेज आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप इसको रफली पकड़े पकड़े तो ये 2 चैप्टर्स में से आपको 5 से 7 सवाल मिल जाएंगे फिजिक्स। आप देख लेना। और ड्रॉपर वालों, आप तो जानते ही हैं कि क्या स्टैट क्या है।
अगर आप यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करें तो 5 से 7 सवाल का मीनिंग जानते हैं आप? 5 से 7 सवाल मतलब 20 से 28 नंबर। और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 80 से 84 नंबर। मतलब ये 2 चैप्टर करके आप अपने रिक्वायरमेंट की 25% सिक्योर कर लेते हो भैया। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है मुझे बताइए? 2 चैप्टर करके आप अपने रिक्वायर मार्क्स से 25% सिक्योर कर ले रहे हो, और वो भी पेपर के शुरू में ही। मतलब आप सोच सकते हैं आपका कॉन्फिडेंस किन किन लेवल पे जाएगा कि भैया पेपर की शुरुआत में 25% हम श्योर कर ले। उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बूम बूम कर जाएगा। और उसके बाद अगर आप वेब ऑप्टिक्स को देखें तो हर साल आपको 2 क्वेश्चन की एवरेज मिलेगा। रोटेशनल मोशन से भी 2 क्वेश्चन मिलेगा, सेंटर ऑफ मास से भी 2 क्वेश्चन मिलेगा। लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। एक आता है एनएलएम, एक आता है फ्रिक्शन, और एक आता है सर्कुलर मोशन, सीएम। लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, ये तीनों पार्ट से 2 सवाल हर एक शिफ्ट में एवरेज आता है। और वर्क पावर एनर्जी, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान सा चैप्टर है, उसमें आपको हर एक शिफ्ट में 2 सवाल मिलेगा। ये एवरेज डेटा बता रहा है, ठीक। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, ये तो भैया बिल्कुल ही फॉर्मूला, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन आता है यहाँ से। विश्वास नहीं करेंगे आप, लेकिन केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप सोचने की भी जरूरत नहीं। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड सवाल। तो ये आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, इजी। ये आपको करना ही करना है ये। और ये मॉडर्न फिजिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको, इन टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, ये भी छोड़ नहीं सकते। और काइनेमेटिक्स, भैया काइनेमेटिक्स तो क्या ही बोलो, थोड़ा दिमाग लगाएगा हो जाएगा। पर काइनेमेटिक्स में भी बहुत सी आसान ही सवाल आते हैं, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस की है, ढंग से पीओआईक्यू देखें, तो आप कर ले जाओ। और मैग्नेटिज्म, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन का एवरेज लगभग हर शिफ्ट में है। और एसी करंट, वहां से भी 2 क्वेश्चन की एवरेज निकल के आता है। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर आप इन सारे चैप्टर्स को कर ले तो आपका सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब अगर आप इन सभी चैप्टर्स को कर ले तो आपको 21 से 22 क्वेश्चंस आपके रेडी हो। और करना है ढंग से करना है, ऐसा नहीं कि ये थोड़ा कम हुआ छोड़ दे, नहीं। जो करना है वो ढंग से करो, वरना मत करो, ठीक है। तो 21 से 22 सवाल अगर आप यहाँ से श्योर शॉट कर लेते हैं तो ये आपका निकल के आ जाएगा 84 से 88 नंबर। मतलब आप 99 परसेंटाइल प्लस फिजिक्स में सिक्योर कर लेंगे, और वो भी पेपर की शुरुआती 45 से 50 मिनट के अंदर। मतलब 3 घंटे की पेपर में आप अगर 45 से 50 मिनट्स में आप 80 से 84 से 88 नंबर सिक्योर कर ले रहे हैं आपके लिए, मतलब आपके पास अभी भी 2 घंटा 10 मिनट समय बचा है, और उसमें आप 120 नंबर स्कोर कर लें।
तो फिर आपका 99% तो सिक्योर हो ही गया। मतलब आप स्ट्रैटेजी को समझ रहे हैं। स्ट्रैटेजी समझिए, लिस्ट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, अपने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़िए, कुछ महीने के लिए छोड़िए। अगर आपकी कोई दोस्त है या फिर आप कहीं भी आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी की तक, तो उसको आप बंद कीजिए। 5 से 6 महीना आपके पास है, उस पर फोकस कीजिए। फिर तो भाई कॉलेज में जाकर मजे ही। विश्वास नहीं मानोगे, मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैं भी सोचता था कॉलेज में जाके मजे ही मजे। बोल तो रहे हैं, एक्चुअल में है या नहीं। भैया ट्रस्ट मी, कॉलेज में आके सोचता हूँ वो दिन जब हम प्रिपरेशन करते थे, वो दिन कितने हम हार्ड वर्क किए थे, कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किए थे, और आज फुल एंजॉय। आप आपके जीवन में भी ऐसा हो, अगर आप स्ट्रैटेजिकली इन 6 में फुल्ली फोकस्ड होके पढ़ाई करें, तो अभी के लिए आपको क्या करना है? फिलहाल सवाल है अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी आप इन चैप्टर्स, जो चैप्टर्स मैंने आपको बोला है पिछली स्लाइड में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले। 3, 2, 1, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, अब इन चैप्टर्स को केयरफुली आप पढ़ो, इसकी सारे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, एक रफ रफ कॉपी में बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि फॉर्मूला आप गलती से भी भूल ना जाओ। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके सभी चैप्टर। और एक चीज और ध्यान रखना, पीवाईक्यू में ज्यादा फोकस करें, क्योंकि पीवाईक्यू वो चीज है जो आपको बताएगा इन चैप्टर्स में से कैसे टाइप की क्वेश्चंस आते हैं, टाइप की क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी टॉपिक पे सवाल ज्यादा आते हैं, या फिर कौन से फॉर्मूला ज्यादा यूज हो रहे हैं, या फिर कौन से कॉन्सेप्ट को वो ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। ये आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही देखने को मिलेगा। तो आप समझ सके, लगभग समझ चुके हैं स्ट्रेटेजी। आप इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, और पीवाईक्यू आप जितने हो सके आज तक, मतलब आप पहले 2025 की कीजिए, फिर 2024, फिर 2023, लगभग 5 साल, लास्ट 5 इयर्स ये आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए एग्जाम के पहले, बिफोर एग्जाम। ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। समझ आ रही है बात? अगर समझ पा रहे हो भैया तो बहुत बड़ी बात। और आपके हेल्प के लिए एक और चीज बता दूं कि हमारी इसी चैनल पे हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवाते हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस चैनल पे हम पीवाईक्यू आपको सॉल्व करवा, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक और हर एक पीवाईक्यू हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। आप चाहे तो हमारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। और एक बात, अगर आपको ऐसी ही वीडियो केमिस्ट्री और मैथ में भी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में केमिस्ट्री और मैथ टाइप कर दीजिएगा, मैं आपके रिस्पॉन्स के अनुसार वो वीडियो लाऊँ। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए यही समाप्त करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय।